हेलो गाइस, मार्केट दिस साइड। आज हम सॉल्व करेंगे टुडेज जीएफजी पीओटीडी एंड इट इज insert an element at the bottom of a stack. It is an easy level problem. It says that we are given a stack which has x elements. तो हमारे पास एक stack है and it contains initially it has we have a stack and it contains already x elements. And then the problem statement says that we need to insert x at the bottom of the given stack. So like if we are given the stack in this form, so what we need to insert, let's say we have another element, let's say temp, let's say the elements initially were n, and now we have the x element that we need to add at the bottom of the stack. Bottom means here. Let me mark it with this color. So we have to return these elements in same order, but like this, and x should be placed here. That means the element which we add, we had to add at the bottom of the given stack. So इस समय bottom में डालना है. So everywhere in this problem, the bottommost element of the stack is shown first while printing the stack. So it says the bottommost element shown be first while printing the stack. Bottommost first to 4. That means इनका जो helper function होगा, इन्होंने, हाँ ये देखो, इन्होंने बोला कि जो बॉटम मोस्ट एलिमेंट है वो सबसे पहले दिखना चाहिए. अब देखो अगर ये स्टैक है और जब हम पॉप करते हैं तो एंट्री बस टॉप से होती है, तो ऐसे में तो जो एक्स एलिमेंट है ना, जो अगर हमने डाले एलिमेंट्स और मैंने एक्स यहाँ पे डाल दिया, तो इसमें क्या होगा, जो मेरा एक्स है सबसे पहले होगा, होगा ना, क्योंकि देखो पहले मैं ये निकालूंगा. लेट से नंबर ले लेता हूँ एक्स 1 2 3 और 4. जब पॉप कर रहा हूँ पहले 4 पॉप होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा और फिर एक्स होगा. ठीक है, ये वो सिनेरियो है कि हमने एक्स बॉटम में डाल दिया, उसके बाद जब हम पॉप करेंगे 4 3 2 1 x. और ये क्या बोल रहे हैं कि द बॉटम मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक इज शोन फर्स्ट वाइल प्रिंटिंग द स्टैक. तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए नहीं है. बेसिकली जो इनका फंक्शन है, हेल्पर फंक्शन, देखो मान लो जो हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा, जहाँ से करेगा रिटर्न, तो इन्होंने एक वेक्टर बनाया, इन्होंने वेक्टर में एलिमेंट्स पॉप करे, तो जो ये वाइल का फंक्शन है, जो ये वाइल वाला लूप है, ये सेम वही काम कर रहा है जो मैं बोल रहा हूँ कि पॉप में ऐसे आएंगे 4 3 2 1 x. और बाद में इन्होंने उस वेक्टर को रिवर्स कर दिया, और अगर इन्होंने वेक्टर रिवर्स कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x 1 2 3 4. एंड दैट्स वाई उनका आउटपुट 2 4 3 2 1 8 है. ओके, हमारा आउटपुट तो ये आने वाला है. हमारा आउटपुट हमें ये भेजना है, हमें ये स्टैक भेजना है इस फॉर्म में कि x बॉटम में हो. तो अब हम ये कैसे करेंगे. तो आई होप लाइक तुमने ब्रूट फोर्स अप्रोच पहले ही समझ ली होगी, और मे भी बहुतों को ब्रूट फोर्स आती होगी. तो मैं पहले जाएंगे नए सॉल्यूशन पे. देखो वीडियो लंबी होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता, चीज़ें मैटर करती है कि समझ में आ रही है नहीं आ रही है. तो अगर मेरे पास पहले से एक स्टैक है, तो स्टैक की प्रॉपर्टी होती है लीफो. एंड ये लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मे बी बहुत से होंगे जिन्होंने अभी स्टैक पढ़ा नहीं होगा. सो स्टैक है लास्ट इन फर्स्ट आउट. इसका मतलब होता है जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले पॉप होगा. अब देखो, अगर मेरे स्टैक में एलिमेंट है एक एक्स, और अभी बस एक्स ही है, तो अगर मैं एक्स को करूँगा तो एक्स ही बाहर निकलेगा सीधा. लेकिन मान लो एक्स भी है, अब मैंने वाई डाल दिया, अब मेरे को स्टैक से पॉप करना है, क्योंकि स्टैक हैज़ अ सिंगल एंट्री, एक ही एंट्री होती है. तो जो मैंने लास्ट में पुश किया था ना, अब ये वाई सबसे लास्ट में पॉप होगा, जो सबसे लास्ट में पुश हुआ वही पॉप होगा. सो दैट इज अबाउट स्टैक, which we says last in first out, and it says a LIFO property. So the brute force approach would be very clear. हमें एक स्टैक दिया हुआ है और हमें x डालना है बॉटम में. तो अगर मैं मान के चलूँ 5 2 और हमारे पास स्टैक 4 3 2 1 8 है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर वाला, इसको ऐसे कर देता हूँ मैं 4 3. तो अब देखो हमारे पास स्टैक दिया हुआ है और उसमें एलिमेंट्स है 4 3 2 1 और 8. तो अब देखो अगर मैं 8 पॉप करता हूँ, अब मैं एक नया स्टैक ले लूँगा. मान लो मैंने एक नया स्टैक ले लिया, लेट्स से उसका नाम दिया मैंने न्यू एच. और अब मैं न्यू स्टैक में रखूंगा, ये मेरा नया स्टैक है. तो 8 1 2 3 4 है, पॉप करूंगा तो 8 यहाँ पे पुश कर दूंगा नए स्टैक में, 1 पॉप करूंगा 1 यहाँ पुश कर दूंगा, 2 पॉप करूंगा यहाँ से 2 यहाँ रख दूंगा, 3 करूंगा 3 यहाँ रख दूंगा, 4 करूंगा यहाँ 4 कर दूंगा. तो अब मेरे पास ऑर्डर ये आ चुका है 8 1 2 3 4. 8 1 2 3 4 आ चुका है हमारे पास. ठीक है, 8 1 2 3 4 आ गया. अब है कि हमें अब 2 पुश करना है. अब हमें 2 पुश करना है. अब हमें, क्योंकि हमें एक्स हमारा 2 है ना, तो अब मैं इसी स्टैक का यूज कर लूँ, क्योंकि
ये स्टैक मैंने नया बनाया और ये मेरा एस टी है। तो अगर मैं अब इस एस टी में टू पुश कर दूँ, देखो इनिशियल अभी एस टी एम टी है ना, यहाँ पे ले लेते हैं, अभी एस टी एम टी है। तो अब मैं बोल रहा हूँ ठीक है, मैंने जो एस टी ये वाला एस टी है, मैंने इस एस टी को लिया, अब ये एस टी एम टी है। अब क्योंकि मेरे को एक्स चाहिए बॉटम में, तो पहले मैं इस एक्स को पुश कर लेता हूँ, टू आ गया। अब न्यू एस टी से पॉप करता हूँ, न्यू एस टी से पॉप करूँगा तो पहले फोर आएगा, फिर थ्री आएगा, फिर टू आएगा, फिर वन आएगा, और फिर एट आएगा। तो इनिशियली हमारा टू बॉटम में आ चुका है। और अगर आप स्टैक को पॉप करोगे तो एट वन टू थ्री फोर टू आएगा। अब एट वन टू थ्री फोर टू हमारा आंसर है। एट वन टू थ्री फोर टू रिवर्स ऑर्डर में है। अब आउटपुट ऐसा क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इनका जो फंक्शन है ये उसको रिवर्स कर रहे हैं और फिर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं। और इन्होंने वही बोला कि द बॉटमोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक इज शोन फर्स्ट वाइल प्रिंटिंग द स्टैक। तो वो इनका हेल्पर फंक्शन हैंडल कर रहा है। हमें बस ये ओरिएंटेशन रिटर्न करनी है ऐसा जिसमें हमारा टू बॉटम में हो। तो आई होप जो ब्रूट फोर्स थी, हमने नया स्टैक बनाया, इसको एम्प्टी करके नए स्टैक में डाला, फिर इसी स्टैक में टू डाला, और फिर नए स्टैक से एलिमेंट यहाँ डाल दिए। तो ये इंडीड हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच है। अगर मैं तुम्हें इसका कोड दिखाता हूँ, ये है जीरो मार्क्स, अच्छा सेकंड सबमिशन है क्योंकि। तो देखो वही चीज़ करी, एक नया स्टैक बना लिया, और नया स्टैक बनाया तो देखो ये था, नए स्टैक में मैंने पुराने एलिमेंट्स पॉप कर दिए। तो जो एट वन टू थ्री फोर था ना, ये आ जाएंगे ऐसे, जो सबसे पहले था वो लास्ट में आ गया, एट वन टू थ्री फोर, ये मिल गई इससे। नए स्टैक में सारे एलिमेंट्स हो गए, एस टी एम टी हो गया। अब एस टी में मैंने डाल दिया एक्स, अब एस टी एम टी है, और एस टी में मैंने एक्स डाला, तो क्या हुआ, टू बॉटम में आ गया। और फिर हमारे नए स्टैक में थे फोर थ्री टू वन एट, तो वैसे ही फोर थ्री टू वन एट आ गया। तो ऐसे हमारा एस टी में हो गए सबसे पहले एक्स एलिमेंट, और बाद में जो हमने यहाँ डाले थे उसके बाद वाले एलिमेंट्स। तो एस टी होने से बॉटम में, और लास्ट में रिटर्न कर दिया एस टी। तो ये इंडीड ब्रूट फोर्स अप्रोच है। और इसकी टाइम कॉम्प्लीटेड मैं तुम्हें बताऊँ तो ये होगी ऑर्डर ऑफ एन। क्यों, क्योंकि हम न्यू स्टैक एम्प्टी बना रहे हैं, वो इनिशियली उसमें भी एन स्टैक एन एलिमेंट्स हम डालेंगे, ठीक है, और फिर एक और एलिमेंट डालेंगे हम ये वाला, तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस वन बोल सकते हैं, विच इज ऑर्डर ऑफ एन ओनली। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट अप्रोच। अब है कि कैन वी डू बेटर, एंड ऑफ कोर्स वी कैन डू बेटर इन टर्म्स ऑफ कि हम आइटरेटिव, मतलब हम आइटरेटिव स्पेस ना लेके हम रिकर्सिवली स्पेस ले सकते हैं, कि मतलब हम स्टैक स्पेस लें बट नॉट आइटरेटिव रिकर्सिवली। तो उसका मतलब क्या हुआ, मतलब ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग रिकर्जन, ये है सिंपल। क्योंकि अभी हमने आइटरेशन सॉल्व करी, तो हमने एक नया स्टैक बना रहे हैं। हमने क्योंकि प्रॉब्लम आइटरेटिवली सॉल्व करी है, तो हमने खुद का स्टैक बनाया जिसका नाम मैंने बनाया था न्यू एस। लेकिन जब मैं इस प्रॉब्लम को रिकर्जन से सॉल्व करूंगा, तो रिकर्जन का खुद का स्टैक होता है जिसको हम बोलते हैं रिकर्जन स्टैक। तो उसका यूज करके हम इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। सो अब उस अप्रोच को देखते हैं। दिस कैन बी, दिस विल बी ऑल अबाउट रिकर्जन ओनली। तो अब देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा हाउ रिकर्जन वर्क्स। देखो तुम्हें पता है, हम अगर एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ एक बेस केस होता है, अगर मैं फिर से फंक्शन कॉल कर दूँ इसी फंक्शन को, तो हम इसको रिकर्जन बोलते हैं। इंडीड सबका होता है, अगर नहीं पता तो मान लो यही रिकर्जन है, ये बेस केस है, और इसके बाद हम एक और फंक्शन कॉल करते हैं सेम फंक्शन को। तो कॉलिंग फंक्शन इटसेल्फ, कॉलिंग द सेम फंक्शन इट अगेन इज कॉल्ड रिकर्जन। तो अब देखो, अगर मैं मान लो मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया हेल्पर, और मैंने अपना स्टैक भेज दिया विद एन एलिमेंट एक्स। ओके, स्टैक वही है, एक्स हमारा वाला एलिमेंट है जो हमें डालना है। अब देखो कैसे हम रिकर्जन लिखते हैं इसका। अब देखो, अगर मैं थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है, थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है कि देखो, अगर मैं रिकर्जन में बोलूँ कि मेरे पास पहले से फोर थ्री टू वन एट है, फोर थ्री टू वन एट है, लेट से फोर थ्री टू वन एट है हमारे पास रिकर्जन में, और टू फोर थ्री टू वन एट, हाँ ये हमारे पास है रिकर्जन में। तो अब जो चीज़ हम आइटेटिवली कर रहे थे वो हम बोलेंगे रिकर्जन से। तो हम आइटेटिवली हमारे स्टैक को एम्प्टी कर रहे थे, तो मैं रिकर्जन को भी बोलूंगा कि भाई रिकर्जन मेरे भाई, तो आठ को क्या कर दे, पॉप कर दे, ठीक है, और सेम फंक्शन कॉल कर दे विद एस टी एंड एक्स, ठीक है, देखते जाओ विद एस टी एंड एक्स। अगले स्टेप में ये कर दिया, ठीक है, ये फंक्शन है, अब ये फंक्शन फिर से कॉल हो गया। तो अब मान लो कि यहाँ पे फंक्शन फिर से एंटर हो चुका है, यहाँ पे फंक्शन फिर से एंटर हो गया। अब जब फिर से एंटर हुआ, तो अभी हमारा स्टैक में फिर से एलिमेंट है, तो मैंने बोला मेरे भाई तू वन को पॉप कर दे और फिर से फंक्शन कॉल कर दे, ठीक है।
समझ गए। दोबारा मैंने फंक्शन कॉल करा तो दोबारा फंक्शन पे आएगा, लेकिन इस टाइम पे हम पे और जब मैंने पॉप करे तो अब हम 2 पे आ चुके हैं। मैंने बोला भाई 2 को पॉप कर दे मेरे रिकर्जन भाई, और फंक्शन को फिर कॉल कर दे, ठीक है। मैंने बोला रिकर्जन भाई, फिर फंक्शन कॉल हो गया, 3 पे आ गया। मेरे भाई तू 3 को पॉप कर दे, तू 3 को पॉप कर दे और फिर से फंक्शन कॉल कर दे। और बाद में मैंने कहा रिकर्जन भाई अब तो 4 पे आ चुका है, तू भाई 4 को पॉप कर दे और 4 को पॉप कर दे और फंक्शन को कॉल कर दे। तो अब तुम एक चीज देखो, इस टाइम पे थोड़ा छोटा कर रहा हूँ इसे। अब इस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ कि अब मेरा 4 हो गया, स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया। तो अब जब मेरा स्टैक एम्प्टी हो चुका है, तो इसी यही तो टाइम है जब मैं बोलूंगा कि भाई एक्स को डाल दे, यही तो टाइम है। तो अब मेरा बेस केस वही बनाना है। इस टाइम पे हो चुका है मेरा स्टैक एम्प्टी, अब यही तो वो स्टेप है जब मैं बोलूंगा कि यस, कि जब मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया है। वहां भी तो हम नहीं करा था। जब हमारा स्टैक एम्प्टी हुआ तो सबसे पहले हमने एस टी में डाला, तो मैं बोलूंगा ठीक है, एस टी में एक्स डाल दो, एस टी में एक्स डाल दो। हाँ फंक्शन भूल गया था मैं। एस टी में डाल दो, वो क्या होता है, एस टी डॉट पुश कर दो हमारे एक्स को, और रिटर्न यहाँ से रिटर्न कर दो। अब देखो रिटर्न कर दिया मैंने। अब इस टाइम पे मैंने एक्स डाल दिया, तो मैं नया स्टैक ले रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ मेरा एक्स आ चुका है। अब जैसे ये फंक्शन ओवर हुआ, लास्ट फंक्शन ये था, लास्ट फंक्शन ये था हमारा, ये वाला फंक्शन था। तो इस फंक्शन में जब इसको दोबारा कॉल किया था, ये भी फंक्शन ही है, ये भी फंक्शन था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया। इन सारी कंडीशंस में हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं था, इन सब में हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं था। यहाँ पे मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया, तो मैंने एक्स को डाल दिया और रिटर्न कर दिया। जब मैंने रिटर्न करा, मतलब जो ये वाला फंक्शन था ये पूरा हो गया, मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया ना, समझ लो। ये वही तो है कि 10 लाइन का कोड लिखा हुआ ये फंक्शन है, तो ये कॉल होता है, अपना काम करके वापस आता है। तो ये अपना काम करके वापस आ गया, ये काम करके वापस आ गया, क्योंकि जब ये गया था तो एम्प्टी था स्टैक, तो ये एक्स को लेकर आ गया साथ में, तो स्टैक में एक्स आ गया। अब मैंने जो 4 पॉप किया था, मैं बोलूंगा भाई 4 को पुश कर दो वापस, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख नहीं रहा हूँ, बट मैं पी लिख रहा हूँ बस, इसका मतलब पुश, ठीक है। मैं यहाँ पे पी लिख रहा हूँ बस, जगह कम है, इसे थोड़ा क्लीन नहीं दिख पाएगा ना, फिर इसलिए मैं बस पी लिख रहा हूँ। तो बोला कि ठीक है, इसका काम देखो यार, कन्फ्यूजन तो हो रहा ना, वही बात होगी पी, ये है देखो ये वाला पार्ट है। तो पी मैं बोलूँगा पुश कर दो, तो मैं बोलता हूँ 4 को पुश कर दे, ठीक है। अब जैसे ही मैं 4 को पुश करूंगा, इस फंक्शन ने कॉल किया था, इस फंक्शन ने इस फंक्शन को कॉल किया था, 4 को मैंने पुश कर दिया, तो ये फंक्शन हो गया एग्जीक्यूट। अब इस पर जाएगा, इस ये फंक्शन भी हो गया एग्जीक्यूट, क्योंकि इस फंक्शन ने तो इसको कॉल किया था, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अब इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि पुश कर दो भाई 3 को, 3 पॉप के था, 3 को पुश कर दो, 3 को पुश कर दिया। अब वही, इसकी बॉडी भी पूरी हो गई, इसकी बॉडी पूरी हुई, तो ये था वो फंक्शन जिसने इसको कॉल किया था। तो 3 ये बोलेगा अब इस फंक्शन की नेक्स्ट लाइन चलेगी, जो कि बोल रहा है पुश कर दो, 2 पॉप के था, 2 को पुश कर दिया। अब ये फंक्शन खत्म हो गया, इसकी बॉडी खत्म हो गई। तो इस फंक्शन को कॉल करने वाला ये वाला फंक्शन था, ये वाला फंक्शन था इसको कॉल करने वाला। अब ये एग्जीक्यूट हो गया, ये बोल रहा है पुश कर दो, 1 पॉप क्या था, 1 को पुश कर दूंगा, 1 को पुश कर दूंगा। अब जब ये सब हो गया, इस पूरे फंक्शन को कॉल करने वाला ये वाला फंक्शन था। तो इसको मैंने बोला ठीक है भाई, 8 तूने पॉप किया था, 8 को पुश कर दे। और इस फंक्शन को कॉल करने वाला हमारे बाहर का फंक्शन था एस टी एक्स। तो इसको कॉल करा, अब ये फंक्शन पूरा हो गया, तो हमें मिल गया 8123 4x। तो भाइयों हमें यही तो चाहिए था, हमें यही चाहिए था। और रिकर्सिवली अब देखो, अगर तुमने स्टार्टिंग में समझा, तो तुम समझ होगे कि कैसे कैसे रिकर्शन की वही कॉल वापस गई। मैं मानता हूँ थोड़ा क्लीन होना चाहिए था, और पर देखो अब मैं नहीं कर पाया क्योंकि ये पुश की वजह से ना, छोड़ो। पर देखो ये हमने बिल्ड कर लिया। तो इवेंचुअली हमने रिकर्जन से हम पॉप करते रहे जब तक कि हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं था। और जैसे ही हमारा स्टैक एम्प्टी हुआ, हमारा बेस केस था, हमने क्या बोला कि अब हमारा स्टैक एम्प्टी है, एक्स को पुश कर दो। तो ये ओवरऑल आइडिया, ये जो मैंने तुम्हें दिखाया ड्राई रन, दोबारा देखना अगर तुम्हें समझ नहीं आया इवेंचुअली रिकर्जन काम कैसे कर रहा है। ये पुश होते ही ये फंक्शन पूरा खत्म हो गया, और ये फंक्शन पूरा खत्म हुआ, तो इसको कॉल करने वाला ये वाला फंक्शन था। इसका मतलब इस फंक्शन का काम पूरा होगा, है ना। और फिर इसने अपना, वही तो बात है ना, अगर ये 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है मैंने, अगर मैंने 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई फंक्शन है, तो ये अपना काम करके आता है, ये अपना काम करके आएगा। मान लो फैक्टोरियल था, ये फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल निकाल के वापस आएगा। तो वैसे ही कर रहे हैं ये काम, वैसे ही बाकी वही काम है। इसने अपना काम कर लिया, फिर पुश करता है, और फिर इस ये फंक्शन का पूरी बॉडी खत्म हो गई। वही है, यहाँ ये प्रोग्राम खत्म हो गया मतलब एक तरह से। तो अब मैं तुम्हें कोड दिखाऊंगा, तो कोड वही सिंपल ड्राइवर है जो मैंने अभी बताया पूरा। तो कोड पे आते हैं।
एडिटोरियल नहीं, सबमिशंस ये है। तो देखो, वही वही सिंपलर सब, मैंने हेल्पर कॉल किया, यहाँ पे मैं टर्न दिखाता हूँ मैं। अब इस बार इतना अच्छा दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि देखो यार, पूरा मैं बना नहीं पाऊंगा इस बार हेल्पर एक्स की, क्योंकि दिक्कत होती है, अब टेस्ट केस दिखाना मुश्किल होगा। टेस्ट केस कैसे दिखाऊं, एक मिनट ना, 8 1 2 3 4 इसको साइड में कर रहा हूँ, और ये है, ठीक है, 8 1 2 3 4 ना करते हुए ये 4 3 2 1। तो देखो, अभी यहाँ अब वापस वापस ऐसे आएंगे, ठीक है, स्टैक खाली था, नहीं था ना, अभी एस टी में एक्स दिया, तो अभी स्टैक एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है, अभी स्टैक एम्प्टी नहीं है हमारा। तो हमने बोला कि टॉप वैल्यू निकाल लो, तो मैंने 8 को पॉप कर दिया और रिकर्जन कॉल कर दिया, 8 को पॉप कर दिया, रिकर्जन कॉल कर दिया। तो जब ये रिकर्जन कॉल हुआ ना, जब ये कॉल हुआ, तो ये वापस यहाँ गया, ना कि ये बाद में चलेगा ना, ठीक है, रिकर्जन कॉल हुआ, तो फिर से वही चीज़, 1 को पॉप करा, सिमिलरली ये ऊपर गया हुआ दोबारा, कि ये एग्जीक्यूट नहीं हुए, ऊपर गया, वैसे ही तब तक ऊपर गए जब तक कि स्टैक एम्प्टी नहीं हो गया। अब जब लास्ट स्टेटमेंट में मैंने 4 को पॉप किया था ना, जब मैंने 4 पॉप किया था ये वाला, तो उसके बाद जब यहाँ पे गया ना, तो स्टैक एम्प्टी हो गया था। अब जब स्टैक एम्प्टी हुआ, तो मैंने बोला कि एस टी में पुश कर दो एक्स, एस टी में मैंने कहा पुश कर दो एक्स। तो जब मैंने यहाँ, और तब मैंने रिटर्न करा, तो जब मैंने रिटर्न करा, अब मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, ये 4 वाला, अब इसने बोला पुश कर दो जो तूने 4 पॉप किया था, और जब हमने 4 पॉप किया था वो हमने पुश कर दिया, और फिर रिटर्न कर दिया ऑब्वियस, क्योंकि हम रिटर्न करेंगे। और इस यहाँ पे, तो आई होप अगर तुम्हें वो समझ में आया था, तो तुम्हें यही समझ में आएगा कि हमने पॉप करा, हमने रिकर्जन कॉल करा, क्योंकि हमें अगला पॉप करना है, और जब पूरा रिकर्जन एंड होके आ गया, एंड होके आ गया, इसका मतलब वो एक्स को ऐड करके आ चुका होगा, एक्स को भी एक्स को भी ऐड कर दिया होगा, और जो उसके ऊपर एलिमेंट थे वो भी ऐड करता आ रहा होगा, और लास्ट में जब हम पॉप कर रहे थे ना, वो हमने पुश कर दिया वापस। अब इसमें एक चीज़ है कि हमने एज अ रेफरेंस पास किया है, क्योंकि देखो, जब ये लास्ट फंक्शन, जब ये लास्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, स्टैक, पूरा स्टैक एम्प्टी हो गया, पूरा स्टैक एम्प्टी हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। और अब अगर मैं इसको ऐसा रेफरेंस ना लूँ, अगर मैं इसको ऐसा रेफरेंस नहीं लेता, तो ये पुश करता, ये टू पुश करता, करता ना पुश, लेकिन जो स्टैक की कॉपी होती है ना वाली, ये स्टैक की नई कॉपी होती, अगर ये एंड ना होता, तो ये स्टैक की नई कॉपी बनती, और उसमें एक्स पुश हुआ होता। लेकिन जो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ था ना, जो ये फंक्शन कॉल हुआ था, वो उससे प्रीवियस फंक्शन है, मतलब कैसे समझाऊं, ये स्टैक वाला हुआ, तो तुमने एक्स पुश कर दिया, लेकिन इसको कॉल करने वाला फंक्शन कोई और था, तो जो इसके अंदर स्टैक की कॉपी है, ये डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो जब ये एक्स पुश कर देगा ना, ये जब एक्स पुश कर देगा, तो इस तो अपना काम कर दिया, लेकिन जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होकर आया, इसके पास तो ये प्रीवियस स्टैक ही है, इसके पास तो ये अपना अपना वाला स्टैक ही है ना, इसके पास कौन सा ज्यादा स्टैक आ गया, इस पे स्टैक थोड़ा आया, इस पे अपना खुद का स्टैक था, इसलिए हमने एज अ रेफरेंस पास किया, ताकि जब ये यहाँ पर पहुंचे ना, इसके पास ये एक्स हो आए, लेकिन अगर हमने रेफरेंस नहीं लिखा होता ना, तो उस पर एम्प्टी स्टैक जाता, क्यों एम्प्टी स्टैक इसलिए जाता, क्योंकि इस स्टेप तक ना इसने आखिरी एलिमेंट पॉप कर दिया था, तो इससे खुद के स्टैक में 4 था, इसने वो पॉप कर दिया, तो अगर हमने ये कॉल कर भी दिया, तब भी तो स्टैक एम्प्टी रहेगा। लेकिन अगर हमने रेफरेंस पास किया होता, तो क्योंकि तब एक ही कॉपी होती, और तब उस पर जो लास्ट एलिमेंट था वो 2 होके आता, इसलिए यहाँ पे एज अ रेफरेंस पास करा है। सो आई होप तुम्हें कोड समझ आया होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन है, क्योंकि इसमें रिकर्जन स्टैक स्पेसिस होती है, और वो ऑर्डर ऑफ एन होगी, क्यों, क्योंकि एन कॉल्स होगी, एन कॉल्स की होगी, क्योंकि हम हर एक आइट्रेशन में हर एक एलिमेंट पॉप कर रहे हैं, और क्योंकि एन एलिमेंट्स हैं, तो एन एलिमेंट्स पॉप हो रहे हैं, तो एन आइट्रेशन, तो रिकर्जन में एक फंक्शन जिसने 8 को पॉप करा, एक फंक्शन जिसने इससे पहले वाले को पॉप करा, एक और फंक्शन जिसने कुछ पॉप करा, वहां तक जब तक कि स्टैक में एम्प्टी ना हो जाए, इसलिए। तो ये है रिकर्सिवली, मैं इस वाले कोड को वापस लेकर आऊँ, मैं इस ये वाला, ये तो ब्रूट फोर्स वाला कोड है, मैं इस वाले कोड को वापस लेके आता हूँ, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी, आई होप वीडियो थोड़ी बड़ी सकती है, बट देखो मैंने समझाने की कोशिश करी है कि कैसे रिकर्जन काम कर रहा होगा, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन है, लेकिन ये रिकर्जन स्टैक स्पेस है, ऑर्डर ऑफ एन, और मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये रिकर्जन स्टैक स्पेस। सो दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम, एंड आई होप तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी, तुम्हें समझ आया होगा कि स्टैक होता क्या है, जिनको स्टैक नहीं पता था,
रिकर्जन का खुद का एक स्टैक होता है, तुम्हें वो भी समझ में आ गया होगा। और क्यों ये थोड़ा बेटर है, क्योंकि इसमें रिकरेंट स्टैक स्पेस है, ऑल्दो आइटरेटिवली बेटर होता है, बट क्योंकि इस प्रॉब्लम में डिमांड हो सकती है कि हम, क्योंकि ये स्टैक की प्रॉब्लम है, सो अलग से स्टैक बनाने से अच्छा है कि हम रिकर्जन का स्टैक यूज कर लें, इसलिए ऑल्दो यूजिंग रिकर्जन स्टैक स्पेस वुड नॉट नॉट बी प्रेफर्ड, क्योंकि हम जब डीबी में क्वेश्चन करते हैं तो हम टॉप डाउन लिखते हैं, क्योंकि हमें रिकर्जन स्टैक स्पेस को रिड्यूस करना होता है। अब जिन्हें नहीं पता वो इस बात को मत सोचना, पर जिन्हें पता है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो ये वही चीज़ है, इसलिए क्योंकि स्टैक की प्रॉब्लम है, और अगर हम स्टैक के प्रॉब्लम में स्टैक बनाए तो क्या बात हुई फिर, है ना। इससे अच्छा है कि जो हमारे पास प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है रिकर्जन का, हम क्यों ना उसका स्टैक स्टैक यूज करें। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम, एंड आई होप यू गेट इट। सो थैंक यू, एंड नाउ गेट दिस साइड।